हाँ जी सर। स्पीकर को छोड़ करके बाकी सबको आप म्यूट कर दीजिएगा। हाँ सर, ओके। हाँ, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। डॉक्टर आलोक सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रुप कैप्टन CS। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। वी आर लाइव ऑन Facebook now. Good morning and a warm welcome to everyone who have joined us this morning for the session. I would request the President of Diabetes Healthcare Association to please address the audience and discuss regarding today's topic of discussion. विद्यानंद जी, आप अनम्यूट हो गए? मैडम, अभी आप सबको अनम्यूट हटा दीजिए। एक बार प्रोग्राम चालू हो जाए, वंस द स्पीकर स्टार्ट्स देन यू मेक देम म्यूट। Okay, sir. हाँ विद्यानंद जी। हाँ सर। हाँ, आप मीटिंग शुरू कराएं। हाँ, आज की सभा में 12 बजे के बाद जाएंगे। 12 बजे के बाद जाइए। हाँ, शुरू करें विद्यानंद जी। हाँ सर, हो गया। आज की इस सभा में समस्त लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मुख्य रूप से आज की वक्ता का सभा में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और तिवारी जी से अनुरोध करता हूँ कि सभा की कार्यवाही शुरू करें। हमारी ये डायबिटीज हेल्थ केयर एसोसिएशन की बैठक जूम ऐप के अजक्का हेल्थ केयर के सहयोग से, और हम ये जूम पे 7वीं मीटिंग है और इस बार का विषय है खाद्य पदार्थों का बदली, जिसकी वक्ता है वेदांता की डाइटिशियन श्री मैडम छवि कोहली जी। और इसके पहले मैं एक सूचना मान्य सदस्यों को देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकारिणी के एक सदस्य श्री घनश्याम श्रीवास्तव जी दिवंगत हो गए थे। बहुत ही दुख की बात है, जिसकी जगह अब हम श्री आलोक श्रीवास्तव को कार्यकारिणी सदस्य कर दिए हैं। ये सूचना सभी को दी जा रही है और अब हम अंजलि जी से अनुरोध करेंगे कि छवि जी को लाएं स्क्रीन पे और वो हमें जानकारी दें। धन्यवाद। अंजलि जी, मैं थोड़ा सा इसके पहले कुछ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हाँ सर। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, so you please unshare your screen so that I can share my screen. Yes sir. Is my screen visible? Full screen? Yes sir, your screen is Okay. visible.
तो मित्रों, इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो हम अगस्त के माह से जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो इसमें इस समय हम भोजन के ऊपर लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ये भोजन भाग 2 है। अभी इसके ऊपर एक पार्ट और भोजन भाग 3 भी करेंगे, क्योंकि भोजन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या खाएं क्या पिए, इसी में जिंदगी बीत जाती है और अंत तक आदमी समझ नहीं पाता कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है। तो इसलिए इस विषय पे हम थोड़ी बृहद चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमारे साथ पटना की डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सुमिता जी जुड़ी थी, जिन्होंने हमको काफी कुछ जानकारी दी। और पिछली बार ये लोगों के प्रश्न आए कि डाइट चार्ट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो अगर उसकी जगह पे कुछ और हमें खाना है तो हम कैसे उस भोजन की अदला बदली कर सकते हैं। जैसे डाइट चार्ट में आपको लिख के मिल गया कि आप सुबह 2 ब्रेड खा सकते हैं। अब ब्रेड की जगह पोहा बना है, कभी इडली बन गई घर में, कभी डोसा बन गया, तो हम क्या करें? 2 ब्रेड की जगह हम कितना उसको खा सकते हैं? तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या आती है और इसकी जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए ताकि उस डाइट चार्ट का वो पालन कर सके और जीवन में खाने में विविधता बनी रहे। तो इस वजह से इस बार हमारे साथ डाइटिशियन और हेल्थ प्रोवाइडर और आप सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी हैं, छवि जी, मेदांता हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं देती हैं। ये इस बारे में आज इस बार हमसे बात करेंगी। और इसके पहले कि वो बात करें, शरीर को भोजन हम पोषण के लिए देते हैं। यह पोषण कुपोषण में कब बदल जाता है? हम कब कहते हैं कि अब कुपोषण हो गया? जब या तो हमें भोजन कम मिल रहा हो, जितनी हमारी आवश्यकता उससे कम भोजन मिल रहा हो, तो उसे हम अल्प पोषण कहते हैं या उसको अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये चित्र आप देख रहे हैं, ये दोनों बच्चे अंडर नरिश्ड हैं। ये अल्प पोषित कुपोषित बच्चे हैं। इनको इनके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोषण नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ वहीं पर अति पोषण के भी हम शिकार हो रहे हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका अति पोषण का शिकार है, जहां बच्चे इस तरह के हो जा रहे हैं। इस तरह के बच्चों को अक्सर मेहमान भी आते हैं, घर के बाकी लोग भी आते हैं, तो गाल पकड़ करके उसको खिलाते हैं कि चबी चीज डिंपल चिन, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पेट हैज बिकम लाइक ए पंपकिन। तो चबी चीक्स तो ये पेट पंपकिन नहीं होना चाहिए। ये भी कुपोषण है और ये कुपोषण भी बीमारी का बहुत बड़ा स्रोत है इस समय हमारे समाज में। और ये कुपोषण जब बचपन से शुरू हो जाता है, इसकी नींव जब बचपन से पड़ जाती है, तो ये एडोलेसेंट एज में भी, किशोरावस्था में भी ये नींव आगे चलती रहती है। इसी पे इमारत खड़ी होती है स्वास्थ्य। और जब बच्चा जवानी में दहलीज की पे पांव रखता है, तो उसको बहुत जल्दी जीवन शैली जनित अति भोजन से जनित जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, वो उसको लग जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सही पोषण क्या है इसके बारे में जाने, चर्चा करें और स्वयं ही नहीं, अपने परिवार में विशेष करके अपने बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें और उनको कुपोषण का शिकार न होने दें। लाड़ दुलार में हम उन्हें अति पोषण का शिकार न बना दें, ये बहुत जरूरी है। तो भोजन क्या होना चाहिए? एक तो भोजन संतुलित होना चाहिए। इस पे चर्चा पिछली बार हो चुकी है कि संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, फाइबर, ये सारी चीजें सम्मिलित हों। भोजन के जितने घटक हैं, अनाज, दाल, मांस, मछली, दूध, फल, सब्जी, तेल, घी, वसा, इन सब चीजों का संतुलित मिश्रण हो, समुचित हो। ना आप आवश्यकता से कम खाएं कि आप अति पोषण के शिकार हो जाए, और अधिक खाएं और ना आवश्यकता से कम खाएं। न तो अल्प पोषण के शिकार हो, ना अति पोषण के शिकार हो जाएं। सुपाच्य हो, ऐसा भोजन ना करें जिसको पचाने में आपको दिक्कत आए। सुरुचिपूर्ण हो, अगर भोजन आपको बहुत अच्छा भी दे दिया जाए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, लेकिन आपके सुरुचि का ना हो, तो फिर भोजन का आनंद खत्म हो जाएगा। तो भोजन आनंददायक होना चाहिए, सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, ये बहुत समयोचित हो। ये बहुत जरूरी है कि भोजन का समय बहुत उचित होना चाहिए। कुछ समय भोजन करने से, रात के 12 बजे डिनर लेने से और सुबह 11-12 बजे पहला मील लेने से कुपोषण भी होता है। तो आपका भोजन समयोचित होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और सुलभ होना चाहिए।
जो आपके, अब आपको कोई ऐसा डाइट चार्ट दे दिया जाए, साउथ इंडियन डाइट चार्ट, और वो चीजें आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में सुलभ नहीं है, या नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट हम किसी साउथ इंडियन को पकड़ा दें, वो चीजें वहां उसको सुलभ नहीं है, या आपको मेडिटेरेनियन डाइट का हम एक डाइट चार्ट दे दें और वो इंग्रेडिएंट्स आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे बना के खाओगे? तो आपके देश काल स्थान के हिसाब से जो चीजें आपको उपलब्ध हैं, उसमें कैसे आप एक संतुलित, समुचित, सुपाच्य, सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार कर सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए और उसको समय से लेना चाहिए। ये पिछली बार एक संतुलित जो थाल होती है उसका पिक्चर है, जो पिछली बार डॉक्टर साहब ने बताया था, आपको न्यूट्रिशन से बताया था डॉक्टर सुमिता ने, कि उसमें फल का भी आपको एक हिस्सा है, वेजिटेबल देखिए, फल और वेजिटेबल ये आधा प्लेट घेर ले रहे हैं आपका, 1/4 प्लेट में सिर्फ अनाज है और 1/4 प्लेट में प्रोटीन है, और थोड़ा सा बगल में डेयरी प्रोडक्ट, दही या कुछ इस टाइप का चीज, रायता, ये रखा हुआ है। तो भोजन में ये संतुलित भोजन है, इसमें सारे घटक संतुलित हैं, तो आपका भोजन इस प्रकार का संतुलन में होना चाहिए। अब अदला बदली कैसे करेंगे डाइट चार्ट मिलने के बाद? अब देखिए एक छोटी सी चीज मैं दिखा रहा हूं कि आपके उसमें लिखा अगर डाइट चार्ट में 1 कटोरी चावल, अब देखिए बगल में बाएं तरफ एक चावल रखा हुआ है, अब इसमें से आप अपने हिसाब से 1 कटोरी चावल आप अंदाज से निकाल लें, ये चावल खिले खिले हैं, अलग अलग हैं, कम चावल लेंगे आप। दाहिने तरफ उसी चावल को 1 कटोरी के अंदर दबा दबा के पूरा भर दिया गया और उलट दिया गया। अब इसे जब आप खोलेंगे चावल खाने के लिए तो इसमें मात्रा अधिक हो जाएगी। तो अक्सर आपके माताएं जो है वो लाड़ दुलार में बच्चों को ज्यादा खाना खिलाने के लिए इस तरह से चावल परोस देती है, या मेहमान जब आते हैं तो इस तरह से चावल परोसा जाता है कि आपको चावल ज्यादा मिले। तो इस तरह के ट्रिक से भी बचना है। डॉक्टर ने लिखा कि 1 अमरूद, तो वो सबसे बड़ा अमरूद आप व्यक्ति छाटेगा कि 1 ही अमरूद तो खाया मैंने। तो ये सब जो चालबाजियां होती है उससे भी हमें बचना चाहिए। तो अब छवि कोहली जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें डाइट में कैसे हेरफेर करते हैं, कैसे चीजों को बदलते हैं ताकि विविधता बनी रहे, हमारा खाने में रुचि बना रहे, जो सब लोग खा रहे हैं वो हम भी खाएं परिवार में, डाइनिंग टेबल पर हम एक अछूत की तरह किनारे ना बैठे रहें कि हमारे लिए हर चीज अलग से आएगी। हम उसी खाने के चीजों में से जो सबके लिए परिवार में बन रहा है हम भी बैठ करके कैसे आनंद लें। और मेरा तो ये कहना है कि जो डाइट हम एक किसी डायबिटिक को बताते हैं, अगर उसी डाइट का पालन एक नॉन डायबिटिक भी करे तो डायबिटिक होगा ही नहीं। तो छवि जी आप नाउ, मैं अपने आप को अनस्क्रीन कर रहा हूँ ना, यू स्क्रीन योर स्लाइड्स सो दैट। हेलो, या यू आर ऑडिबल। ठीक है। पहली बात तो मैं डॉक्टर गुप्ता आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया। और दूसरी बात, जो भी आपने अभी कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं है, समय पर नहीं हम ले रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज है या जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको कोई अलग तरीके का खाना खाना है। आइडियली हमारे शरीर को सिर्फ पोषक तत्वों की जरूरत है। तो जैसे एक व्यक्ति के शरीर को जितने पोषक तत्वों की जरूरत है, दूसरे व्यक्ति के शरीर को भी उतने ही पोषक तत्वों की जरूरत है। अगर हम इस चीज को समझ जाएं तो बहुत सारी दिक्कतें सुलझ सकती हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारा डायबिटीज की काउंसलिंग होती है या कोई भी हम बात करते हैं डायबिटीज से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड, तो सबसे पहले सबसे हमारा यही हम सबको समझाना चाहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको कोई अलग खाना नहीं खाना होता है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब भी वो डाइट काउंसलिंग के लिए आते हैं कि अब तो हमारा बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब हमें बहुत अलग खाना खाना पड़ेगा, ये हम कैसे कर पाएंगे।
या फिर आते हैं और बोलते हैं कि 2 महीने तो हम फॉलो कर पाए थे जो आपने कहा था, फिर तीसरे महीने से हमसे हो नहीं पाया। उसका कारण ये होता है कि या तो लोग ये समझते हैं कि एक व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है उसी को सारे चीजें फॉलो करने की जरूरत है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि सबको ही सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ क्योंकि मुझे डायबिटीज है इसलिए मैंने ही कुछ चीजों को अवॉइड करना है, जो चीजें दिमाग में काफी स्ट्रेस देती हैं, जिसके कारण लोग उस तरीके से उस खाने को अपना नहीं पाते जिस तरीके से उन्हें अपनाना चाहिए। सो खाने की अगर हम बात करें तो खाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले, क्योंकि शरीर को पोषक तत्व देने का कोई और जरिया नहीं है। हम खाने के थ्रू ही शरीर को पोषक तत्व दे सकते हैं, और हर एक चीज जो हमारे खाने का हिस्सा है, चाहे वो अनाज हो, चाहे दालें हो, चाहे दूध हो या दूध से बनी हुई चीजें हो, फल हो, सब्जियां हो, सब में अलग अलग मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये जो पोषक तत्व हैं या फिर उनके जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है, उसका एक महत्व है। उस महत्व को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। जो चीजें नेचुरली जिनका प्रोडक्शन होता है या जो नेचुरली उगाई जाती हैं, बुरी कोई भी नहीं है। सब चीजें अच्छी होती हैं, सबके अपने फायदे हैं, पर हमें समझने की जरूरत है कि उनका फायदा हमें कैसे उठाना है। दिक्कतें कब होती हैं? जब हम या तो उन चीजों को खाने में उसकी अति कर देते हैं या ज्यादा खाते हैं, या फिर कुछ चीजों को जरूरत से कम खाते हैं, या फिर हम उनको उस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस तरीके से वो उगाई जाती हैं या नेचुरली होती हैं। हम उसका प्रोसेस्ड वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा आसान लगता है। सो उस कारण से हमारा शरीर पौष्टिक तत्वों से पूरी तरीके से पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, और जिस कारण से हमारे शरीर में दिक्कतें होने लगती हैं। अब अगर खाने की बात करें तो अक्सर ये स्टडीज में या जहां भी जो रिसर्च होती हैं उसमें रिसर्च के बाद जो हमारे शरीर की न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन या कितना हमें पोषण चाहिए हर एक डिफरेंट ग्रुप से, वो बताया गया है। तो उसमें ये होता है कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं, एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, और यही मेन वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कैलोरीज या फिर एनर्जी देते हैं। सो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हम दिन भर में कैलोरीज ले रहे हैं उसका 50 से 60% हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। दूसरे पोषक तत्व है प्रोटीन। जितनी भी हम शरीर में कैलोरीज ले रहे हैं उसका 12 से 15% हमको प्रोटीन से मिलना चाहिए। और तीसरा है फैट, जिसमें 20 से 30% हमें फैट से कैलोरीज मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें जरूरत नहीं होती है, जिनकी मात्रा तो हमें कम चाहिए पर ये हमारे शरीर के वाइटल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आते हैं सारे विटामिन, मिनरल्स। अब जब ये पढ़ते हैं कहीं पे तो ये समझ नहीं पाते कि ये 20 से 30% क्या होता है, 12 से 15% क्या होता है, 50 से 60% क्या होता है। जब हम अपने खाने को एडजस्ट करें तो हम कैसे एडजस्ट करें इसी मात्रा में, और ऐसा लगता है कि जो खा रहे हैं वो ठीक तो खा रहे हैं, उसमें गलत ही क्या है। सो इस चीज को समझने के लिए कई बार लोग ये सोचते हैं कि अब ये निकालना है तो चलो कैलोरीज ही गिन लेते हैं, क्योंकि आजकल नेट पे भी बहुत सारी फ्री में एप्स अवेलेबल हैं जो कि कैलोरी काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है, जो थोड़ा सा नेट सेवी होते हैं या नेट से कई चीजें ढूंढते हैं, कि जी बिस्किट में कितनी कैलोरी होती है तो हमने उतने बिस्किट डाल दिए, रोटी में कितनी कैलोरी होती है तो हमने इच्छा अनुसार उतनी रोटी डाल दी, दाल में कितनी कैलोरीज होती है तो हमने इच्छा अनुसार उसको डाल दिया या निकाल दिया। तो लोगों को लगता है कि चलो कैलोरीज काउंट कर ले, क्योंकि वो तो सारे एप्स में अवेलेबल है। और जब वो आते हैं कई बार डाइट काउंसलिंग के लिए तो वो पूछते हैं कि पहले ये बताइए कि हमें कैलोरीज कितनी लेनी है। सो कैलोरीज हमें कितनी लेनी है वो काफी सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। वो किसी भी व्यक्ति की उम्र पे डिपेंड करता है,
क्योंकि उम्र के अनुसार उनका एक एक्टिविटी लेवल होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उम्र के कारण, उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, शरीर कैलोरीज को भी कम इस्तेमाल करता है, एक्टिविटी कम होने लगती है, शरीर में काफी बदलाव होने लगते हैं। जेंडर पे डिपेंड करता है। मेल्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट फर्क होती है, फीमेल्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट या लेडीज में कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। वजन कितना है उस पर भी निर्भर करता है। एक्सरसाइज कोई व्यक्ति कितना कर पा रहा है उसके हिसाब से, या फिर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या फिर उनके खाने का रूटीन कैसा है। सो उस हिसाब से एक सेटिंग करनी पड़ती है और कैलोरीज निकालनी पड़ती है, कई चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही सब कुछ खराब कर रहा है उसको हम एकदम से आइडियल पे ले आएंगे। अलग अलग तरीके से इन चीजों को अपनाना पड़ता है। सो इसीलिए कभी भी जब आप कोई डाइट कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो इस चीज की चिंता मत करिए कि हमको कैलोरीज कितनी खानी है, क्योंकि जो आपको डाइट चार्ट दे रहे हैं वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको उतनी कैलोरीज का डाइट चार्ट देंगे। कैलोरीज के बारे में सिर्फ ध्यान क्यों नहीं रखना है, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट में कैलोरीज खा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पौष्टिक तत्व सारी मात्रा में मिल रहे हैं। कैलोरीज सही चीजों से भी आ सकती है, कैलोरीज गलत चीजों से भी आ सकती है। कैलोरीज की गिनती करने से ये कहीं निश्चित नहीं होता है कि हमको या हमारे शरीर को सारे पौष्टिक तत्व सही मात्रा में मिल रहे हैं। इसीलिए कैलोरीज सिर्फ एक जरिया नहीं है सही खाने को आइडेंटिफाई करने का। अगर हमें खाने में सही तरीके से अपने खाने को समझना है या परखना है तो उसमें कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला तो खाने की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है, उसमें पौष्टिक तत्व कितने हैं। जो हम थाली खा रहे हैं क्या हमें वो पूरा पोषण दे रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ छूट रहा है। सो वो हमें समझना जरूरी है। दूसरा, मात्रा। तो मात्रा का हिसाब, जब रोटी की बात होती है तो समझ में आ जाता है एक रोटी, ब्रेड की बात होती है तो एक ब्रेड समझ में आ जाता है, पर जब उसकी जगह पोहा या उपमा या चावल आ जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। हर इंसान अपने तरीके से थोड़ा सा पोहा या थोड़ा सा सूजी या थोड़ा सा चावल लेता है, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये कितना है। तो इसलिए मात्रा का अनुमान लगाना जरूरी है। और जैसे सर ने कहा था, खाने को सही समय पर खाना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो खाना है आपके दवाइयों के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से इसको समय पे बांध के रखना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक चीज का तालमेल एक दूसरी चीज के साथ नियमित रूप से चलता रहे। अब यहाँ पे क्वालिटी की बात तो सर ने भी करी है और हम भी कर लेंगे बाद में, पर आज हम जो मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है मात्रा। कि मात्रा, डिफरेंट अलग अलग चीजों की मात्रा को किस तरीके से समझें और उसका फेर बदल हम कैसे करें। तो इसमें अगर मात्रा में कंफ्यूजन क्या होता है कि मान लीजिए कि हम अक्सर खाने में खाते हैं 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और साथ में 2 रोटी। अब आज हमारा रोटी खाने का मन नहीं है, या आज घर में बना है चावल और हम चावल खाना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल आता है कि क्या करें, चावल खाने का मन कर रहा है। फिर उसके बाद एक पल को मन में लगता है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या मैं चावल खा सकता हूं या खा सकती हूं, एक ये सवाल भी रहता है। फिर तीसरा सवाल ये आता है, अच्छा ठीक है चावल खा सकते हैं, किसी से सुन लिया था कि कम मात्रा में खाना है, पर कैसे कम मात्रा में खाना है, सही मात्रा उसकी है क्या, ये खाने के समय की दुविधा होती है। उसी तरह जब स्नैक खाने जाते हैं तो अगर फल खाना हो तो फल की समय में भी दुविधा होती है कि या तो लोग अपने आप को सिर्फ 2 या 3 फलों तक सीमित रखते हैं कि हम थोड़ा सा पपीता खा लेते हैं, या सिर्फ हम अमरूद ही खाते हैं, या सिर्फ हम सेब ही खाते हैं। गर्मियों में अब आता है तरबूज आता है, खरबूजा आता है, आम आता है, खाने का मन करता है। कई लोग तो बिल्कुल छोड़ देते हैं और कई लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे खा लेते हैं, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता करे क्या इन फलों के साथ। तो तरबूज खाने का मन है पर ये नहीं समझ में आ रहा, हम तो रोज सेब खाते हैं, अब आज तरबूज कितना खाएं, खा भी सकते हैं या नहीं खा सकते, अगर खा सकते हैं तो कितनी मात्रा में खाएं। तो इन सारे सवालों का जो उत्तर है वो छिपा है एक्सचेंज लिस्ट सिस्टम में। तो एक्सचेंज लिस्ट सिस्टम क्या है? एक्सचेंज लिस्ट सिस्टम एक तरीका है जिसको खाने का प्लान बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है।
एक्सचेंज लिस्ट सिस्टम का जो मेन फायदा है वो ये है कि ये आपको वो लिबर्टी देता है, वो आसानी देता है कि आप अलग अलग खाने के जो पदार्थ हैं उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। कि आज रोटी की जगह चावल खाना है तो अच्छा इतना खा लेंगे, आज पराठा खाने का मन कर रहा है या भरवा रोटी खाने का मन कर रहा है, पर हम रोज तो रोटी खाते हैं तो आज हम कितनी खाएं वो समझ में आ जाएगा। या आज दलिया खाने का मन कर रहा है तो आप उसकी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी तरह फलों को कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज करना है वो समझ में आता है। अब ये जो एक्सचेंज सिस्टम है ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अलग अलग चीजों को एक्सचेंज कर पाए। बट इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे, तो एक्सचेंज या तो उस खाद्य पदार्थ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से होता है, या उस खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन के हिसाब से होता है, या फैट के हिसाब से होता है। कई बार कैलोरीज के हिसाब से होता है, पर ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। ज्यादातर इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट के हिसाब, प्रोटीन के हिसाब से या फैट के हिसाब से। अब किस चीज को कार्बोहाइड्रेट या किस चीज को प्रोटीन के हिसाब से एक्सचेंज करना है वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी, पर इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये एक बेसिक है, बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसका प्रैक्टिकल हम अभी देखेंगे। सो इस चीज को समझने के लिए खाने को डिफरेंट ग्रुप्स में समझना जरूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं, एक ग्रुप होता है अनाज, दूसरा ग्रुप होता है दालें, तीसरा होता है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, चौथा होता है सब्जियां, पांचवा होता है फल, और छठा होता है चिकनाई और ये नॉन वेजिटेरियन फूड। सो हर किसी फूड ग्रुप से आप एक एक चीज अगर फेरबदल करते हैं तो आप उसी ग्रुप की चीज से करेंगे, आप किसी और ग्रुप की चीज से नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको दाल को रिप्लेस करना है तो आप दाल वाले ही ग्रुप से कोई चीज उठा के उसकी जगह रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक कटोरी दाल हटा के उसकी जगह एक रोटी डाल दें। हम अनाज वाले ग्रुप को दाल वाले ग्रुप से एक्सचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें ग्रुप को अगर एक्सचेंज करना है तो हमें उसी ग्रुप से कोई एक चीज उठा के उससे एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज करने का कैसे करना है ये समझने के लिए कई सारी चीजें अवेलेबल होती है। थोड़ा सा मेजरमेंट करना भी जरूरी है कि चीजों को नाप के अगर हम करें तो वो हमारे अंदाजे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जब आप ये करना चालू करें तो थोड़ा सा नाप का ध्यान दें। स्टार्टिंग में सीधे अंदाजे से ना करें। नाप के लिए आप अपने घर की किसी भी छोटी कटोरी या एक कोई स्पून या कड़छी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वेइंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको करने के लिए। जैसे कि पहले के लोग अक्सर अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे समझने के लिए। मुझे याद है कि जब भी हम दादी से पूछते थे कि कितनी दाल बनेगी, या हम छोटे होते थे और हमें लेकर जाना होता था तो हम दादी से पूछते थे कितनी दाल बनेगी, तो हमारी दादी कहा करती थी कि जितने लोग हैं एक एक मुट्ठी सबके हिस्से की डाल दो। क्योंकि वो जो एक मुट्ठी सूखी दाल होती थी वो एक पर्सन की एक कटोरी के लिए सफिशिएंट होती थी। सो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उसी तरीके से हाथ को एक्सचेंज सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे अनाज है या दालें हैं, उसका एक हिस्सा डिपिक्ट करने के लिए हमेशा मुट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। जितना अनाज एक बार में एक मुट्ठी में आता है ड्राई कच्चा, वो एक हिस्सा कहलाता है पकने के बाद। अब आपके पास मशीन नहीं है कुछ नापने के लिए, आपको समझना है, आप सीधे एक मुट्ठी अनाज का एक मुट्ठी दाल का उठाएंगे तो जब वो पकेगी तो आपको वो एक हिस्सा अपना समझ में आ जाएगा कितना है। उसी तरह से अगर हम फल की बात करते हैं तो जैसे एक गेंद होती है, टेनिस बॉल होती है, उतने साइज का जो एक हमारे फिस्ट में ऐसे आता है वो एक फल का एक पोर्शन होता है। फिर अगर हम सब्जियों की बात करें तो जो चीज हमारे हाथ में दोनों हाथों से इकट्ठा करके जब हम लेते हैं तो वो सब्जियों का एक पोर्शन होता है। तो सब्जी का एक पोर्शन सीधे आप जितनी दो हाथ से अपनी कच्ची सब्जियां उठाएंगे वो कहलाएगा। उसी तरह अगर नॉनवेज की बात करें तो जैसे ये हमारी हथेली है और हमारा ये वाला जो पोर्शन है उंगलियों के बीच का,
ये वाला पोर्शन जो है वो नॉनवेज का एक पीस का हिस्सा कहलाता है। तो एक पीस समझना, पीस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो जितना हथेली के इस हिस्से में आए वो एक पीस है। अगर हम चिकनाई की बात करें या टीस्पून की बात करें, तो अंगूठे का पहला पोर, ये जो पहला पोर होता है, ये एक टीस्पून का हिस्सा कहलाता है। सो ये मेजरमेंट्स है जो हम हाथ से कर सकते हैं या हाथ से समझ सकते हैं, पर ये तो मेजरमेंट्स हो गए कच्ची चीजों के लिए। तो इसी को ट्रांसलेट करके कुछ पक्की चीजों में आपको मैंने समझाने की इस प्रेजेंटेशन में कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर हम बात करें अनाज की, तो जितने भी अनाज होते हैं, अनाज क्या है? अनाज कोई भी है, चाहे आप गेहूं ले रहे हो, चावल ले रहे हो, ज्वार ले रहे हो, बाजरा ले रहे हो, वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इसमें मेन न्यूट्रिएंट जो पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो अनाज की जो भी मात्रा एक्सचेंज होती है, वो किसी अनाज में कितना कार्बोहाइड्रेट है उसके हिसाब से एक्सचेंज होती है। अनाज का वो हिस्सा एक हिस्सा कहलाता है जो अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। तो वो रोटी एक रोटी कहलाएगी जिससे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चावल का वो पोर्शन एक पोर्शन कहलाएगा जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगा। पोहा या सूजी का वो नाप एक पोर्शन कहलाएगा जिससे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और दलिए का वो नाप एक पोर्शन कहलाएगा जिससे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब ये अलग अलग अनाज के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देंगे, तो हम इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट उससे उतना ही मिलेगा। सो अगर हम बात करें रोटी की, तो रोटी किसी के यहाँ छोटी बनती है, रोटी किसी के यहाँ मोटी बनती है, पतली बनती है, बड़ी बनती है। अब रोटी का हिसाब समझना बड़ा मुश्किल है। तो पहली चीज, एक रोटी अगर आप साइज से देखें तो इतनी होती है 6 इंच डायमीटर की, वो एक रोटी कहलाती है, जिसकी हम आमतौर पर बात करते हैं जो आपके डाइट चार्ट में लिखी होती है। इससे बड़ी रोटी की हम बात नहीं कर रहे होते। और अगर सूखे आटे से आपको समझना है कि वो रोटी कितनी मोटी या बड़ी या जैसी बनेगी, वो आपको लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम। अगर आप सूखा आटा लेते हैं, उससे गूंद कर जो एक रोटी बनेगी वो एक रोटी कहलाएगी। ये एक 6 इंच डायमीटर की रोटी होती है। तो जब हम इस रोटी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी के व्यक्ति के घर में बड़ी रोटी बनती है, किसी के घर में थोड़ी छोटी रोटी बनती है, तो वो 25 ग्राम सूखा आटा लेकर एक बार रोटी बना के देख लेंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि रोटी का उन्हें कैसे अनुमान लगाना है। अक्सर लोगों के यहाँ 25 ग्राम की ही रोटी बनती है, पर किसी के यहाँ 30 ग्राम की भी बन सकती है। उस केस में आप अपने घर में रोटी का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो वो इस जोन में फिट हो जाएगा। अब इस रोटी के बराबर अगर चावल खाना है तो वो होगा आधी कटोरी पका हुआ चावल, जो कि आपकी एक छोटी मुट्ठी में कच्चा चावल आएगा। वो पकने के बाद आधी कटोरी हो जाता है। अब ये कौन सी कटोरी का नाप लेंगे हम? तो 100 ग्राम या 120 ग्राम की जो कटोरी होती है उससे हम नाप लेंगे। अगर आपको कच्चा चावल पका के देखना है तो आप 25 ग्राम कच्चा चावल पका के देख लीजिए कितना आ रहा है। आप उसको अपने घर की किसी भी कटोरी में डाल के देख लीजिए, तो वो आपका चावल का नाप तैयार हो जाएगा। अगली बार आपको रोटी की जगह अगर चावल खाना है तो आप उतनी मात्रा में अपनी थाली में चावल डाल लीजिए। उसी तरह अगर पोहा खाना चाहते हैं तो आधी कटोरी पका हुआ पोहा इतनी एक रोटी के बराबर होता है। तो मान लीजिए आज आपको नाश्ते में रोटी खाने का मन नहीं है, आपको पोहा खाना है, पर आप 2 रोटी खाते हैं अपने नाश्ते में, तो आप उसकी जगह 1 कटोरी पका हुआ पोहा खाएंगे। पोहे से दिक्कत कहाँ आती है कि लोग थाली में डायरेक्टली पोहा डालते हैं, तो उससे समझ में ही नहीं आता अभी कहाँ जा रहा है, कितनी मात्रा है। लगता है डाला तो हमने कम ही है, हम कम ही खा रहे हैं, पेट हमारा इतना भरा नहीं है। तो थाली में डायरेक्टली डालने से पहले उसको एक 120 ग्राम की कटोरी में ले लीजिए। जितना पोहा एक कटोरी में आए वो आपका 2 रोटी के बराबर होगा। उसी तरह अगर सूजी का उपमा देखेंगे तो 1 रोटी के बराबर आधी कटोरी सूजी का उपमा होता है।
तो अगर आप आधी कटोरी नाप के ले रहे हैं एक रोटी के एक्सचेंज में, तो आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जितना कि जरूरी है। पर अब अगर हम दूसरी चीजें देखें कि इसके अलावा कैसे होता है, जैसे अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं, आज आप रोटी नहीं खाना चाहते, आज आप ब्रेड खाना चाहते हैं, तो एक स्लाइस ब्रेड भी एक रोटी के ही बराबर होती है। तो जहां आप 2 रोटी खाते हैं वहां आप 2 स्लाइस ब्रेड से अधिक ना खाएं, क्योंकि अगर 2 स्लाइस ब्रेड से अधिक खाएंगे तो पेट तो भरेगा, पर आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा उस समय। अब अगर हम भरवा पराठे की बात करें, भरवा पराठा जैसे गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, मेथी या दाल का पराठा, जिसमें अंदर भर के हम बनाते हैं, सो अक्सर जब भी वो भरवा पराठा बनाते हैं तो उसमें आटा ज्यादा लगता है। समझें इसको इस तरह से कि एक रोटी की लेयर ऊपर होती है, एक रोटी की लेयर नीचे होती है और बीच में सब्जियां होती हैं जो हम स्टफिंग भरना चाह रहे हैं। सो आधा भरवा पराठा एक रोटी के बराबर होता है। यहां गलती क्या होती है, अक्सर जो लोग 2 रोटी खाते हैं वो जब भरवा पराठा खाते हैं तब भी 2 ही खाते हैं। सो इस केस में सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का कि कभी भी अगर भरवा पराठा आपको अपने घर में बनाना हो तो 2 छोटी रोटियां बेलिए, उसके बीच में अच्छी मात्रा में सब्जियां भरिए और उसको साइड से सील करके फिर सेकिए। उससे कभी भी हिसाब गड़बड़ नहीं होगा। अगर आटे की लोई में सब्जी भरने की कोशिश करेंगे तो या तो उसको एक रोटी के समान बनाने के लिए उसमें जो भर रहे हैं आप सब्जी वो कम कर देंगे, या फिर उसका मेजरमेंट सही नहीं हो पाएगा। तो भरवा पराठा बनाने के लिए एक ऊपर रोटी, एक नीचे रोटी और बीच में अच्छे से सब्जी भरिए, तो वो आपका भरवा पराठा 1-2 रोटी के बराबर होगा। उसी तरीके से अब रोटी सिर्फ गेहूं की तो नहीं खाते, ठंड में मक्के की रोटी भी खाई जाती है, ज्वार बाजरे की रोटी भी खाई जाती है, रागी की भी रोटी खाई जाती है। तो ये जो अनाज होते हैं ये सारे होल ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज हैं। तो साबुत अनाज की खासियत क्या होती है, कैसे समझ में आता है कोई अनाज साबुत अनाज है, कि वो बंधता नहीं है, उसमें बाइंडिंग नहीं होती है। तो जिस अनाज में बाइंडिंग नहीं होती है उसमें रोटी बनाते समय अनाज की मात्रा भी ज्यादा लगती है। तो इसीलिए कभी भी मक्के की रोटी भले ही इतनी खा रहे हो जितनी गेहूं के रोटी की साइज की, पर वो मक्के की रोटी डबल आटे से बनी होगी या डबल मक्के के आटे से बनी होगी एज कंपेयर टू गेहूं का आटा। तो एक गेहूं की रोटी के बराबर आधी मक्के की रोटी होती है, उसी तरह से एक गेहूं की रोटी के बराबर आधी ज्वार बाजरा की रोटी होती है। क्योंकि जितना आटा आपको एक गेहूं के आटे की लोई बनाने के लिए लगेगा उतने में तो सिर्फ इतनी सी मक्की की रोटी बनेगी, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं बेल पाएगी जैसे गेहूं की रोटी बेलती है, वो इतनी ही सीमित हो जाएगी। अगर आप इतनी रोटी खा रहे हैं तो मतलब वो 2 गेहूं के आटे की रोटी जितनी है। तो जहां आप 2 गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं वहां सिर्फ एक ही मक्के की या बाजरे की या ज्वार की या रागी की रोटी खाइए। ये अंतर भी समझना जरूरी है। कई बार सिर्फ अलग अनाज से शुगर इसलिए नहीं बढ़ती कि हमने गलत चीज खाई, कई बार शुगर सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है हमने खाई तो सही चीज पर हमने उसकी मात्रा का अंदाजा गलत लगाया। तो अगर मात्रा का अंदाजा हम सही लगाएं तो हम इसमें से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब बात आती है पकी हुई ऐसी चीजों की जिनका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसमें जैसे कि चावल है, पोहा है, सूजी है, दलिया है, ओट्स है। अब इसमें चावल की अलग अलग वैरायटी अलग अलग तरीके का पानी पीती है, पर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्लस दलिया और ओट्स क्योंकि थोड़े साबुत हैं तो वो ज्यादा फूल जाते हैं एज कंपेयर टू पोहा और सूजी। सो इसीलिए जब इनका मेजरमेंट करते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड 120 ml वाली कटोरी लीजिए, नॉर्मल साइज की, जिसमें हम दाल खाते हैं, वो वाली कटोरी। तो अगर आपको चावल खाना है तो आप एक रोटी को आधी कटोरी पके हुए चावल से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसमें चाहे आप सफेद चावल खा रहे हैं या पुलाव खा रहे हैं या फिर बिरयानी खा रहे हैं, चावल की मात्रा आधी कटोरी ही होनी चाहिए। उसी तरह अगर आपको पोहा या सूजी खाना है तो भी एक रोटी आधी कटोरी पोहा या आधी कटोरी सूजी के उपमे के बराबर होगी। पर अगर आप दलिया या ओट्स खाना चाहते हैं तो उतनी ही मात्रा में लिया हुआ सूखा दलिया या ओट्स थोड़ा सा ज्यादा फूलेगा,
तो उसकी 3/4 कटोरी के हिसाब से आप उसको एक्सचेंज करिएगा, कि मतलब एक रोटी के बराबर आप 3/4 कटोरी दलिया या फिर 3/4 कटोरी ओट्स की खा सकते हैं। अब बात करते हैं इडली या डोसे की, वो मैंने यहां मेंशन करना मैं भूल गई हूं। तो एक रोटी के बराबर एक इडली होती है, जो अगर आपके घर में छोटी इडली बनती है तो आप एक रोटी के बराबर 2 इडलियां ले सकते हैं। पर अगर आपके घर में नॉर्मल साइज की इडली बनती है, जो मीडियम साइज होता है, तो एक रोटी के बराबर एक इडली होती है। तो जहां 2 रोटी खाते हैं वहां आइडियली 2 ही इडली खानी चाहिए। उसी तरह अगर घर का बनाया हुआ डोसा ले तो एक रोटी के बराबर घर का बनाया हुआ एक डोसा होता है। पर अगर आप मार्केट का डोसा खा रहे हैं तो वो बड़ा होता है, तो वो एक रोटी के बराबर, मतलब एक डोसा 2 रोटी के बराबर होता है, या एक रोटी के बराबर आधा डोसा होगा। यहां हम जिस डोसे की बात कर रहे हैं, हम इसमें बिना आलू वाले डोसे की बात कर रहे हैं, प्लेन डोसे की। अभी हमने आलू की गिनती कहीं नहीं करी है इन सब में। तो अगर घर में डोसा बना के खा रहे हैं तो एक डोसा खाया तो मतलब एक रोटी खा ली। अगर बाजार वाला डोसा खा रहे हैं तो मतलब एक डोसा खाया तो मतलब 2 रोटी खा ली, प्लेन डोसा। अगर घर की मीडियम साइज इडली है तो मतलब एक इडली खाई तो एक रोटी खा ली। उसी तरह एक स्लाइस ब्रेड खाई तो एक रोटी खा ली। अब जहां आलू आ जाता है, आलू को कैसे समझे? तो अक्सर आलू सबका बहुत ज्यादा प्रिय होता है। सब्जी की बात करो तो सबसे पहले लोगों को आलू की याद आती है कि आलू का क्या करेंगे, आलू की सब्जी खा सकते हैं कि नहीं। और किसी के घर में सब्जी में 80% आलू डलता है, किसी के घर में 50% डलेगा, किसी के घर में 20% डलेगा। तो अब सब्जी तो हम खाते हैं एक कटोरी, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि आलू कितना है उसमें, या आलू की गिनती कहाँ करें। तो देखिए, आलू जो है रूट्स एंड ट्यूबर्स की कैटेगरी में आता है। तो रूट्स एंड ट्यूबर्स जो होते हैं वो जड़ है। तो जड़ है तो उसका कॉम्पोजिशन या उसमें जो पौष्टिक तत्वों की मात्रा है वो वैसी नहीं है जैसी दूसरी सब्जियों में होती है। तो आलू में उतना ही कार्बोहाइड्रेट होता है जितना रोटी या चावल में होता है। आलू में शुगर नहीं होती, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि अल्टीमेटली शुगर में बदलता है पचने के बाद। तो आलू में शुगर नहीं होती। तो जो शुगर फ्री आलू आपको सुनने को मिलता है वैसा कोई आलू नहीं होता। आलू का मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें उतना ही होता है जितना कि रोटी में होता है। तो अब आलू खाएं या ना खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं, पर उसको सब्जियों से रिप्लेस ना करें, क्योंकि उसको उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहा जितनी कि आपको सब्जियां दे रही हैं। सब्जियां तो बहुत नेग्लिजिबल कार्बोहाइड्रेट दे रही हैं, आलू तो अनाज के जितना दे रहा है। तो आपको जब भी आलू खाना हो आप उसको रोटी से एक्सचेंज करें। एक रोटी की जगह एक आलू खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आलू की सब्जी अगर कटोरी में डालेंगे तो वो आधी कटोरी आलू की सब्जी होगी। तो एक रोटी की जगह आधी कटोरी आलू की सब्जी खाई जा सकती है। जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वो कुछ चीजें सर्व करते हैं, या तो वो ब्रेड देते हैं, या तो वो चावल देते हैं, या वो मैश्ड पोटैटो देते हैं, मतलब उबला हुआ मैश किया हुआ आलू। तो वो लोग आलू को चावल या रोटी के बदले ही रखते हैं। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आलू को सब्जी की जगह रख देते हैं। तो इससे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है? अब ये जो हिसाब है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है। जब हमारी सब्जी में बहुत अधिक मात्रा में आलू मिक्स होता है तो सब्जी की गुणवत्ता कम हो जाती है, मतलब पौष्टिक तत्व की डेंसिटी या मात्रा कम हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अब खाने में सब्जी में आलू डल गया तो लोग पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब हम आलू छोड़ छोड़ के सब्जी निकाल लें उसमें से और खा लें? ठीक है, आप आलू छोड़ छोड़ के सब्जी निकाल लीजिए और अपनी थाली में डाल लीजिएगा और खा लीजिएगा। बट दिक्कत क्या है, अब वो सब्जी में आलू पड़ चुका है तो आप नहीं खाएंगे तो घर का कोई और व्यक्ति तो खाएगा। और मोस्टली क्या होगा, फिर वो या तो फीमेल्स के हिस्से में जाएगा या बच्चों के हिस्से में चला जाएगा, क्योंकि उनको भी सब्जियां खानी पसंद नहीं है। तो आपने तो सब्जी चुन के खा ली, पर जिस व्यक्ति ने भी ज्यादा मात्रा में आलू खाए उसको पौष्टिक तत्व सब्जी के नहीं मिले। इसीलिए अपने घर की सब्जी में आलू की मात्रा कम डालें, या फिर जिस सब्जी में जरूरत नहीं है उसमें ना डालें। और जब भी आलू लें तो उसको रोटी से एक्सचेंज करें। अब बात आती है दालों की।
तो अगर हम 1 कटोरी दाल की बात करें, 1 कटोरी दाल भी हमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही देती है। पर इसमें फर्क क्या है कि अनाज से हमें 1 से 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, पर दाल जब हम ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो उतना ही मिल रहा है, पर प्रोटीन हमें 6 ग्राम मिलता है। तो मतलब दाल कार्बोहाइड्रेट दे रही है, पर प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। कैलोरीज अनाज और दाल से ऑलमोस्ट सेम मिलती हैं। पर ये देखिए, ये अनाज और जब दालों का कंपैरिजन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक सेम कैलोरी देने वाले दो पदार्थ हैं, ये खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट का कॉम्पोजिशन कितना डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है, ये कैलोरी काउंट करने से सिर्फ नहीं समझ में आएगा, ये हर एक पौष्टिक तत्वों की इंपॉर्टेंस को और हर एक खाने के फूड ग्रुप की इंपॉर्टेंस को समझ के समझ में आएगा। तो अब दालें कौन सी खानी है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। उड़द की दाल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, राजमा से तो शुगर बढ़ जाएगी, छोले कैसे खाएंगे, वो तो पता नहीं अच्छे नहीं होंगे, पचेंगे नहीं, ये नहीं होगा। सो इसमें एक सिंपल लॉजिक है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि दालें सभी अच्छी होती हैं, उनके बनाने के तरीकों में दिक्कत हो सकती है, पर दालें सभी अच्छी होती हैं। तो 1 कटोरी दाल आप जब भी खा रहे हैं, आप उसको किसी भी दाल से एक्सचेंज कर सकते हैं। चाहे आप मूंग की धुली हुई 1 कटोरी दाल खाएं या मूंग साबुत 1 कटोरी दाल खाएं, उड़द की धुली दाल खाएं या उड़द साबुत 1 कटोरी दाल खाएं, अरहर की दाल खाएं, चने की दाल खाएं, सारी दालें अच्छी हैं, सारी दालें खाएं, बदल बदल के खाएं। और चने, राजमा, छोले एक्चुअली में बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, पर इसमें दिक्कत क्या आती है, जब भी घर में चने, राजमा, छोले बनते हैं उसमें ग्रेवी बहुत बनती है। तो जब चने, राजमा, छोले खाए जाते हैं, अक्सर लोग ज्यादातर ग्रेवी खा रहे होते हैं, उसके बीन्स नहीं खा रहे होते, वो जो छोले होते हैं वो नहीं खा रहे होते, या राजमा नहीं खा रहे होते। और पौष्टिक तत्व जो हैं वो बीन्स में है, छोले या राजमा में है, उसके पानी या ग्रेवी में नहीं है। सो अब से खाने का तरीका बदलना है कि जब भी दाल बनाएं, गाढ़ी दाल बनाएं। पहले तो बहुत पतली दाल खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप उसमें पानी डालेंगे, जितना उसको पतला करेंगे, आप उसके पौष्टिक तत्वों को डाइल्यूट करते जाएंगे, आपके हिस्से में पौष्टिक तत्व कम आएंगे। तो 1 कटोरी जो हम दाल की बात कर रहे हैं, हम गाढ़ी दाल की बात कर रहे हैं या मीडियम कंसिस्टेंसी की दाल की बात कर रहे हैं, हम पतली दाल की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। कटोरी का साइज वही 150 ग्राम की कटोरी आपका 1 कटोरी का साइज होगा। आपने 1 कटोरी दाल खाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दाल खाइए, आप एक दाल को दूसरी दाल से एक्सचेंज कर लीजिए, वो एक ही बात है। पर जब आप चने, राजमा, छोले खाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आपकी कटोरी 3/4 उन बीन्स से भरी होनी चाहिए। मतलब 3/4 कटोरी में छोले होने चाहिए, या राजमा होने चाहिए, या चने होने चाहिए, या लोबिया होना चाहिए, उसकी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए ज्यादा। तब माना जाएगा कि आपने छोले खाए या राजमा खाया या लोबिया खाया। अगर आपने पूरी कटोरी को सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रेवी से भर दिया, मतलब आपके हिस्से में कुछ नहीं गया। तो जब भी अब से चने, राजमा, छोले खाएंगे, उसको अब भरना शुरू करिए उनके बीन से, तो उसमें ग्रेवी कम बनाया करिए या उसको सूखा बनाइए। तो 3/4 कटोरी उबले हुए चने, राजमा, जो छोले होंगे वो 1 कटोरी दाल के बराबर होंगे। उसी तरह भुना हुआ चना जो होगा वो भी दाल का ही रिप्लेसमेंट है। तो अगर आधी कटोरी, छोटी कटोरी भुना हुआ चना खाते हैं तो वो 1 कटोरी दाल के बराबर होता है। अगर इसी को समझना हो तो आप मुट्ठी से समझ सकते हैं। आपने 1 मुट्ठी चना लिया भुना हुआ, तो मतलब आपने 1 कटोरी दाल जितना चना खा लिया। वो आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगा और 6 ग्राम प्रोटीन देगा। तो आपको जब भी चना खाना है, आप 1 मुट्ठी खा लीजिए, वो चाहे आप स्नैक में खाइए, चाहे आप खाने के टाइम पे खा लीजिए, वो आपका 1 कटोरी दाल का रिप्लेसमेंट होगा। उसी तरह अंकुरित किए हुए मूंग, चना, लोबिया जो होगा, या फिर चना होगा अंकुरित किया हुआ, या अंकुरित मूंग होगी, तो मूंग की दाल भी जो अंकुरित है वो 3/4 कटोरी आप खा सकते हैं। चना, राजमा, छोला अंकुरित किया हुआ भी 3/4 कटोरी खा सकते हैं। तो ये हिसाब होता है दालों का। अब इसमें ध्यान क्या रखना है
दालों को दालों से ही रिप्लेस करेंगे, चने राजमा छोले को चने राजमा छोले से ही रिप्लेस करेंगे। मतलब दाल को रोटी से रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप अपने पौष्टिक तत्वों में फेरबदल कर देंगे और आपके शरीर को सही मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे। अब बात आती है फल की। सबसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, फल का क्या किया जाए, कितना फल खाएं, कौन सा फल खाएं या ना खाएं। तो फल भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो फल का एक हिस्सा भी वो हिस्सा होता है जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है, हम उसको एक हिस्सा मानते हैं। तो फल को भी एक एक पोर्शन जो हर डिफरेंट फलों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके मौजूद कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से होता है। तो देखा जाए तो कोई भी फल बुरा नहीं है, हर फल में अलग अलग मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, तो उसकी मात्रा को अलग अलग करना जरूरी है। हम सारे फलों को एक ही तरीके से या अपने रैंडमली किसी भी मात्रा में नहीं खा सकते। अगर हम इस चीज को समझ जाएं तो उससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि फल की एक्चुअली कितनी मात्रा। तो आमतौर पे जो जनरल फल की मात्रा होती है वो 120 ग्राम ले सकते हैं आप, या 100 से 120 ग्राम ले सकते हैं। जैसे सेब है तो एक सेब कितना बड़ा, वो उतना बड़ा जो 120 ग्राम का होगा वो इतना होता है, इतने हाथ में फिट हो जाएगा आपके, वो एक सेब होगा। उसी तरह से नाशपाती इतनी बड़ी, अमरूद इतना बड़ा, संतरा इतना बड़ा। तो जो 120 ग्राम के करीब आपका फल होगा, छोटा साबुत फल, वो आप एक बार में खा सकते हैं, जो आपके इस फिस्ट में आ जाए, जैसे आप ये प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि इस डिफरेंट फलों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो सबसे आसान तरीका होता है समझने का, जब कुछ समझ में ना आए तो अपने हाथ के हिसाब से जितना बड़ा फल लेते हैं ना, उतनी ही साइज की कटोरी ले लीजिए जो आपके हाथ में फिट हो जाए। आप उतनी बड़ी कटोरी लीजिए। अगर आप काट के खा रहे हैं फल को तो उस कटोरी में काट के खाइए, अगर आप छोटा फल साबुत खा रहे हैं तो आप उस कटोरी में डाल के खाइए। अब फल चाहे आप एक खाइए चाहे 2-3 फल मिक्स कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, जो आपको खाने का मन हो। अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप एक बार में एक पूरा सेब खाइए, नाशपाती खा रहे हैं तो एक पूरी खाइए, अमरूद खा रहे हैं तो उतना अमरूद एक पूरा खाइए जो आपके हाथ में फिट हो रहा है। अगर बिल्कुल छोटे छोटे अमरूद है तो वो 2 खा सकते हैं। तो आपको साइज उसका परखना पड़ेगा जितना आपके इस हाथ में आ रहा हो, 120 ग्राम 130 ग्राम के करीब। अगर आप संतरा खा रहे हैं तो भी आप उतने ही ग्राम का खाएंगे, अगर आप मौसमी खा रहे हैं तो उतने ही ग्राम की खाएंगे। अब आपको फल कटा हुआ खाना है, तो कटा हुआ फल कैसे खाएं, पपीता कितना खाएं, खरबूजा कितना खाएं, तरबूज कितना खाएं, तो आप ये फल भी खा सकते हैं। एक कटोरी लीजिए जिसमें आप दाल खाते हैं, नॉर्मल साइज की कटोरी जो आपके हाथ में फिट होगी, उसमें आप कटा हुआ फल डाल के खा लीजिए। अब चाहे पपीता काटिए, तरबूज काटिए, खरबूजा काटिए, जो भी काटना है काटिए। अगर आप 2-3 फल मिक्स करके खाना चाहते हैं तो आप उसी कटोरी में 2-3 फल मिक्स करके डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका पोर्शन तो उतना ही रहेगा। ये मत करिए कि साबुत फल तो हमने साबुत खाया पर कटा हुआ फल हमने क्वार्टर प्लेट में काट के खा लिया, उससे अंदाजा नहीं आएगा, क्योंकि स्लाइस से भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक फल का स्लाइस मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए कटोरी में काट के खाइए तो वो सबसे आसान होगा। फिर अगर हम बात करते हैं जामुन की, तो जामुन भी आप एक कटोरी में खा सकते हैं। एक कटोरी में जितने जामुन आए वो आराम से खा लीजिए। चेरीज एक कटोरी में जितनी आए वो खा सकते हैं। आलू बुखारा एक बार में 2 से 3 आप खा सकते हैं क्योंकि वो उतना मीठा नहीं होता है। पाइनएप्पल खाना है तो आपको 3/4 कटोरी खाना होगा। फल के साथ आपको जो प्रिंसिपल समझना है वो ये है कि जितना मीठा फल होगा आपको उसकी उतनी मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो जितना मीठा फल उतनी कम मात्रा। अब कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एक दिन खरबूजा लिया तो वो बहुत मीठा था, दूसरे दिन खरबूजा खरीदा तो वो उतना मीठा नहीं था। तो इन दोनों पोर्शंस में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो इसीलिए जितना मीठा फल होता है उसकी मात्रा उतनी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मीठे फल नहीं खा सकते, आप आम नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि वो फल अक्सर ज्यादा मीठे होते हैं तो उसकी मात्रा दूसरे फलों के हिसाब से कम खानी पड़ेगी। तो जहां आप एक पूरा सेब खाते थे, अगर आपको केला खाना होगा तो आप पूरा केला नहीं खा सकते, आप आधा केला खाइएगा,
क्योंकि वो जो आधा केला होगा वो आपको उतना ही कार्बोहाइड्रेट दे देगा जितना कि एक सेब देता है। तो मीठा फल है तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। उसी तरह अगर आम खाना चाहते हैं तो एक पूरा आम मत खाइए, आप आम का एक स्लाइस खाइए। एक आधा स्लाइस जो हम काटते हैं आम का, वो आप एक बार में खाएंगे तो वो आपके एक फल के बराबर होगा। तो एक स्लाइस आम आपको एक पूरे फल जितना कार्बोहाइड्रेट देता है, इसलिए कभी आपको आम खाने का मन है तो आप एक स्लाइस खाइएगा, वो एक फल के बराबर होगा। अगर चीकू खाना चाहते हैं तो एक छोटा चीकू एक पूरे सेब के बराबर होता है, तो एक सेब की जगह 2 चीकू मत खाइए, एक ही खाइए। अगर अंगूर खाना चाहते हैं तो अगर आपने 10 से 15 अंगूर खाए तो मतलब आपने एक फल खा लिया। तो सिंपल हिसाब समझना है कि जितना मीठा फल उतनी कम मात्रा। ज्यादातर फलों को या तो आप इतना एक साइज का फल खा सकते हैं या फिर एक कटोरी में फल को काट के खा सकते हैं। अब बात आती है दूध या दूध से बनी हुई चीजों की। अब दूध या दूध से बनी हुई चीजें जो होती हैं वो हम अक्सर इनको हम दालों से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको दाल की जगह नहीं लिया जाता, इसको दाल की जगह लिया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये देते हैं जितना कि दाल देते हैं। पर थोड़ा सा फैट का मात्रा इसमें डिफरेंट होती जाती है कि आपने जो मिल्क दूध का प्रोडक्ट लिया वो फुल क्रीम मिल्क से बना था या फिर कम चिकनाई वाले दूध से बना था। तो इसलिए जब भी कोई दूध से बनी हुई चीज आप खाएं तो आप कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपके यहाँ फुल क्रीम दूध आता है तो आप उसकी मलाई उतार के फिर उसका उपयोग करें दही बनाने में या पनीर बनाने में, तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अक्सर अब यहाँ भी दिक्कत समझ में आती है कि दूध कितना पिए, दही कितना खाएं। कई बार लोगों को लगता है 2 या 3 चम्मच दही खा लिया तो उतना काफी होता है, या फिर दूध हमने एक छोटा कप चाय पी ली थी हमने नाश्ते के साथ तो उतनी तो हमने पी ली थी, दूध तो होता है हमारी चाय में। तो दूध और दही को महत्व अक्सर, या फिर लोगों को लगता है कि दूध छोड़ देंगे तो शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, दही हम नहीं खा सकते नहीं तो जुकाम हो जाएगा। तो दूध और दूध से बनी चीजें भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये इकलौता खाने का ऐसा सोर्स है जिसमें जो मौजूद कैल्शियम है वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम होता दूसरी चीजों में भी है पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए दूध या दही खाने में या दूध से बनी हुई चीजें हमें खाने में इसका जरूर उपयोग करना चाहिए, पर ऐसा जिसमें चिकनाई कम हो। तो जब दूध लेते हैं तो 1 गिलास दूध लिया करें, उसको एक छोटे कप में ना बदलें या फिर उसमें पानी ना मिलाएं, उसकी चिकनाई हटाएं, मलाई उतारें पर पानी ना मिलाएं उसमें, क्योंकि जब हम दूध में पानी मिला देते हैं तो हम उसके पौष्टिक तत्वों को कम कर रहे हैं। दूध से मलाई उतारने का मतलब दूध को पतला करना नहीं है, दूध से मलाई उतारने का मतलब है कि उसमें मौजूद जो पौष्टिक तत्व हैं उनमें से सिर्फ चिकनाई को या फैट को कम करना और दूसरे पौष्टिक तत्वों को उसी में रहने देना। पर जब हम पानी मिलाते हैं तो फैट तो उतना नहीं हिलता उसमें से, पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, दूसरी चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं, तो वो फिर हमारे लिए उतना सही नहीं होता। इसलिए कभी भी दूध में पानी मिलाने की ना मिलाएं, और जब भी दूध पिए 1 गिलास दूध पिए। जो 1 गिलास दूध होगा उससे 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होगा, डिपेंड करता है कि आपका दूध कौन सा है। अब मान लीजिए आप नाश्ते में दूध पीते हैं पर आज आप स्टफ रोटी खा रहे हैं या भरवा रोटी खा रहे हैं, तो आप दूध की जगह दही खाना चाहते हैं, तो कितना दही खाएं? तो अगर आप 1 गिलास दूध की जगह दही खाना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 200 ग्राम दही जरूर खाएं। ये दही को भी पतला ना करें, ये जो 200 ग्राम दही है ये गाढ़ा दही है। जब आप 1 गिलास दूध को 200 ग्राम दही से रिप्लेस करेंगे तभी आपको उतनी ही मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलेंगे जो दूध में मिलते हैं। उसी की जगह अगर आप पनीर खाना चाहते हैं तो आप 50 ग्राम पनीर खाएंगे तो आपको उतने ही पौष्टिक तत्व मिलेंगे जितना कि 1 गिलास दूध से मिल रहा है, पर पनीर में थोड़ा सा चिकनाई की मात्रा ज्यादा होगी। इसलिए पनीर कभी बनाते हैं तो घर पे बनाएं, टोन दूध को फाड़ के आप पनीर बना सकते हैं तो उसमें चिकनाई कम होगी।
अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो इससे भी एक अंडा जो होगा वो एक 30 ग्राम के पीस के चिकन के पीस के बराबर आपको प्रोटीन देगा, या 30 ग्राम के बराबर फिश का जो पीस होगा उसके बराबर आपको प्रोटीन देगा। और आप अंडा भी खा सकते हैं, आप अपने प्रोटीन को एग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहां आप एक कटोरी दाल खा रहे हैं वहां आप एक अंडा खा सकते हैं, जहां आप एक कटोरी दाल खा रहे हैं वहां आप एक कटोरी दही भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ग्राम में प्रोटीन दे रही हैं हमें, और कार्बोहाइड्रेट भी आगे पीछे ही है। जो अंडा, चिकन, फिश या प्रोटीन मीट होता है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं मिलता, ये सिर्फ प्रोटीन का सोर्स है और फैट का सोर्स है। सो इसीलिए प्रोटीन को अगर ध्यान में दे तो हम इसको दाल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अब दही कम करके रोटी नहीं बढ़ानी है या चावल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि दही को हम दाल से रिप्लेस कर सकते हैं, दही को हम दूध से रिप्लेस कर सकते हैं, हम पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं, हम अंडे से रिप्लेस कर सकते हैं, पर हम अनाज से नहीं रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो है अनाज का हिस्सा नहीं है, ये उस कैटेगरी में आता है जो हमको प्रोटीन भी दे रहा है अच्छी मात्रा में। तो अगर हम दही या दूध को या दाल को अनाज से रिप्लेस करते हैं तो हम अपने खाने का प्रोटीन कम कर देते हैं। इसीलिए रिप्लेस किस चीज को किस चीज से करना है ये बहुत अच्छे से समझना है। दाल को आप दूध या दही से रिप्लेस कर सकते हैं, चने या राजमा से रिप्लेस कर सकते हैं, अंडे या नॉनवेज से रिप्लेस कर सकते हैं, पर अनाज से नहीं। अनाज को सिर्फ और सिर्फ अनाज से रिप्लेस करेंगे, और कभी कभार आप अनाज को फल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पहले ही देखा था स्लाइड में जो सर ने दिखाई थी कि पौष्टिक थाली, अब ये तो हो गया मात्रा, पर इसको एडजस्ट कैसे करें, कैसे समझे कि खाना कैसे खाना है। तो आसान तरीका ये है कि जब भी खाना खाते हैं आधी थाली को सब्जियों से भर लीजिए। इसमें आपकी पकी हुई सब्जियां और सलाद होगा। अगर हम अपनी थाली में एटलीस्ट 40% सब्जियां रखते हैं तो खाने की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है, खाने की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें पकी हुई सब्जी आप एक कटोरी ले सकते हैं, बाकी आधी थाली में सलाद डाल सकते हैं। सलाद में भी आप सारी सब्जियां खा सकते हैं, खीरा, टमाटर, मूली, शलगम, थोड़ी गाजर मिक्स करके खाइए, सब कुछ मिक्स करके डाल दीजिए, सबसे अच्छा होगा। 1/4 थाली आपकी प्रोटीन से भरी हुई होनी चाहिए, जिसमें आप दाल ले सकते हैं या फिर अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। और 1/4 थाली आपके अनाज से होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा तो था कि रोटी की जगह हम ब्रेड भी खा सकते हैं, सूजी भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, पर जितना हो सके ज्यादातर हमें साबुत अनाज का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साबुत अनाज में जो छिलका होता है उसी में सारे पौष्टिक तत्व छिपे होते हैं। या फिर जो भी चीजें हम साबुत खाते हैं उसमें छिलके के नीचे पौष्टिक तत्व होते हैं। तो जितना हो सके चीजों को छिलके के सहित खाइए। अनाज जो छिलके सहित यूज होते हैं उसका उपयोग करिए। दालें वो ज्यादा पौष्टिक होंगी जो छिलके सहित हैं। किसी भी चीज के अननेसेसरी छिलके उतारने की कोशिश मत करिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से रगड़ के धोइए, पानी में डिप करके रखिए, पर जो चीज छिलके के सहित खा सकते हैं वो खाइए, उससे उसमें पौष्टिक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। चीजों को बारीक या महीन पीस के इस्तेमाल करना भी थोड़ा बंद करिए। अगर गेहूं पिसवाना है तो बारीक आटा मत पिसवाइए, थोड़ा मोटा रहने दीजिए। उसी तरह से चना वगैरह मिक्स करवाते हैं तो भी बहुत बारीक मत पिसवाइए, थोड़ा उसमें मोटा रहने दीजिए, क्योंकि वो जो मोटापन होगा वो चोकर होगा, वो अनाज का छिलका होगा, वो पचने में ज्यादा समय लेगा, तो वो रेशे का काम करेगा, और वो रेशा आपको पौष्टिक तत्व भी देगा, क्योंकि रेशा वही होता है जहां पौष्टिक तत्व होते हैं। तो जब आपके अनाज में वो छिलका होगा तो पौष्टिक तत्व भी बढ़ जाएंगे, और वो अनाज धीरे धीरे आपके शरीर में इस्तेमाल होगा, तो ना तो शुगर बढ़ेगी और आपका पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहेगा। अब अगर एक खाने का एग्जाम्पल ले, मान लीजिए नाश्ते का एग्जाम्पल ले, तो मेरा नाश्ता है कि मैं 1 कटोरी सब्जी खाती हूं, साथ में 2 रोटी खाती हूं और 1 कटोरी दही खाती हूं। अब आज मैं दलिया खाना चाहती हूं, आज मुझे रोटी खाने का मन नहीं है, मैं दलिया खाना चाहती हूं, तो मुझे कितना खाना चाहिए?
तो दलिया खाना चाहती हूँ, पर मेरा नमकीन दलिया खाने का मन नहीं है, मेरे को दूध वाला दलिया खाने का मन है। तो जब मैं दलिया बनाऊंगी तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं 1 कटोरी दही को 1 गिलास दूध से रिप्लेस कर लूंगी, और जो मेरा दलिया या ओट्स बनने के बाद 1 कटोरी होगा वो लगभग मेरे 2 रोटी के बराबर होगा। तो अगर मुझे 2 रोटी की जगह दलिया या ओट्स खाना होगा तो मैं 1 कटोरी दलिया या ओट्स खाऊंगी। अब यही दलिया या ओट्स अगर मुझे सब्जी वाला खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जियों वाला दलिया या ओट्स बना लेंगे और उसको 1 कटोरी दही के साथ खा लेंगे। पर कल मुझे दलिया या ओट्स नहीं खाना, कल मैं पोहा या सूजी का उपमा में से कोई एक चीज खाना चाहती हूँ, तो मैं कितना खाऊं? तो अब इसमें यह ध्यान रखना है कि रोटी की जगह ही मैं पोहा या सूजी के उपमे को रिप्लेस करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि आज पोहा या उपमा बन रहा है तो मैं दही या दूध छोड़ दूं। दही या दूध वहां रहेगा क्योंकि वो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। तो अगर मुझे दही खानी होगी तो मैं दही खाऊंगी, अगर मुझे दूध पीना होगा तो मैं दूध पीऊंगी, पर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और मैं सिर्फ 2 रोटी को 1 कटोरी दलिया या ओट से रिप्लेस कर दूंगी। तो उससे क्या किया, यहाँ पे अनाज को हमने अनाज से रिप्लेस किया, अनाज को हमने रिप्लेस करते समय प्रोटीन को मिस नहीं किया। तो इससे क्या होगा, अब हमारे पोहे में सब्जियां भी हैं, अनाज भी है, प्रोटीन भी है, तो यहां कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं ये करती कि मैं 2 रोटी की जगह 1 कटोरी पोहा या सूजी के उपमे से तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा, तो एक काम करते हैं, दही को हटा देते हैं और उसकी जगह आधी कटोरी पोहा या सूजी और ले लेते हैं। तो उससे क्या होता, कैलोरीज तो मिल जाती ऑलमोस्ट उतनी ही, पर पौष्टिक तत्व सफर हो जाते, पौष्टिक तत्व सही नहीं मिलते। इसीलिए रिप्लेसमेंट अनाज का हमने अनाज से किया, प्रोटीन का रिप्लेसमेंट हमने प्रोटीन से किया। अब किसी दिन हमको पोहा भी खाने का मन नहीं है, उपमा भी खाने का मन नहीं है, आज तो सैंडविच खाने का मन है। तो जब सैंडविच बनाएंगे तो कभी भी ब्रेड बटर खा के या ब्रेड को सिर्फ सिका हुआ खा के उसको निपटारा मत करें। सब्जियां उसमें जरूर डालें, चाहे तो थोड़ा सा पनीर भी डाल लें, चल जाएगा। और 1 सैंडविच खाएंगे। 1 सैंडविच का मतलब है 2 स्लाइस ब्रेड। 2 स्लाइस ब्रेड क्यों? क्योंकि मैं 2 रोटी खाती हूं, तो 2 रोटी का रिप्लेसमेंट 2 स्लाइस ब्रेड होगा, तो इसलिए 1 सैंडविच। पर इसमें भी अब क्योंकि मैं 1 सैंडविच खा रही हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूध छोड़ दूंगी, या 1 सैंडविच खा रही हूं तो ऐसा नहीं कि 1 की जगह 1.5 सैंडविच खा लेते हैं क्योंकि जी पेट नहीं भरा और दूध छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करेंगे। 2 रोटी की जगह आप 1 सैंडविच खा सकते हैं, पर दूध या दही में से एक चीज जरूर लेनी है। अब मान लीजिए आपका दूध पीने का मन नहीं है, लस्सी पीने का मन है, तो आप लस्सी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहां पे लस्सी या छाछ बनाने के लिए दही कितना यूज करना है, तो जब आप लस्सी या छाछ बनाएं तो पहले 1 कटोरी दही कटोरी में डालिए, 1 कटोरी में दही डालिए थिक, फिर उससे छाछ या लस्सी बनाइए। पतली छाछ या लस्सी जब हम खाने के साथ पीते हैं तो उससे हम उसमें मौजूद पौष्टिक तत्वों को कम कर रहे हैं। तो यहां पे हमको 1 गिलास दूध की जगह 1 कटोरी दही चाहिए। तो अगर लस्सी पिएंगे तो भी 1 कटोरी दही का ही बनाकर पिएंगे, उसको कम नहीं करेंगे या उसको पतला करने की कोशिश नहीं करेंगे। और 2 रोटी के बराबर अगर 2 स्लाइस ब्रेड के हैं तो हम 2 ही लेंगे, उसकी जगह 3 या 4 नहीं लेंगे, क्योंकि पेट नहीं भरा, उससे हमारा पूरा खाने का तालमेल बिगड़ जाएगा। अब आज मुझे भरवा रोटी खानी है, मैं गोभी की, मूली की या दाल की रोटी खाना चाहती हूँ, जो मैं भर के बनवा के खाना चाहती हूँ, या मेथी या पालक भर के बनवा के खाना चाहती हूँ। तो मैं अपनी रोटी बनाऊंगी, 2 रोटियां बेलूंगी छोटी, उसके बीच में सब्जी भरेंगे, उसको साइड से सील करेंगे, परत बनाएंगे दोनों रोटी की, फिर बेल के भरवा रोटी सेक कर फिर खाएंगे। उससे क्या होगा, अनाज तो उतना ही रहेगा जितना 2 रोटी में रहता है, सब्जियां ज्यादा भरी जाएंगी, तो वो रोटी ज्यादा पौष्टिक होगी, और साथ में दही खाएंगे ताकि उस रोटी से भी पेट भरेगा। तो इसलिए भरवा रोटी भी खाई जा सकती है, इस तरीके से बनाएंगे तो बैलेंस आपका सही मेंटेन होगा। उसी तरीके से अगर खाने के टाइम बात करें तो सपोज मेरा खाना है कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, 1 कटोरी दाल खाती हूँ, 1 कटोरी सब्जी खाती हूँ, पर आज मेरे पास दाल नहीं है क्योंकि घर पे दाल नहीं बनी,
या मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था तो मेरी दाल नहीं बना पाई, पर मेरे पास दही है और मुझे चावल खाना है। मान लीजिए मैंने पुलाव बनाए हैं तो चावल खाने का मन है, तो इसको कैसे रिप्लेस करें? तो सब्जी का रिप्लेसमेंट तो सब्जी ही होगी, ये सलाद के फॉर्म में भी होगी और पकी हुई सब्जी के फॉर्म में भी होगी। सब्जी का रिप्लेसमेंट सब्जी होगी। दाल का रिप्लेसमेंट दही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दाल की जगह मैं चने राजमा छोले भी खा सकती हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रोटी के हिस्से को ही हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं प्रेफर ये करूंगी कि मैं एक रोटी तो पूरी खाऊं और आधी कटोरी पका हुआ चावल खा लूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पूरी कटोरी चावल खाऊंगी तो हो सकता है कि मुझे भूख ज्यादा लगे और मेरा पेट ज्यादा ना भरे, क्योंकि रोटी जितना रेशा देगी उतना चावल नहीं दे पाएगा, क्योंकि चावल में उतना रेशा नहीं होता। चावल की पॉलिशिंग के दौरान उसके छिलके उतर जाते हैं। तो इसलिए अगर 2 रोटी को 1 रोटी और आधी कटोरी चावल के साथ रिप्लेस करें तो वो एक बेटर कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि पेट ज्यादा देर के लिए भरता है। पर कुछ लोग अगर चावल रोटी नहीं खाना चाहते हैं और एक ही रोटी खाते हैं या कम खाते हैं तो वो 1 कटोरी चावल भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि जब आप रिप्लेस करें तो चावल की मात्रा ना बढ़ाएं, और अगर आपका पेट 1 कटोरी चावल से नहीं भरता तो साथ में 1 रोटी लें और आधी कटोरी पका हुआ चावल लें। पर दाल सब्जी सलाद की मात्रा कम ना करें। चावल को अकोमोडेट करने के लिए दूसरी चीजें कम ना करें। अक्सर जो गलतियां होती हैं वो यही होती हैं कि रोटी तो 2 सब खा लेते हैं, पर सब्जी और दाल बिल्कुल इतनी इतनी सी लेते हैं। पूछो कि कितनी दाल लेते हैं तो 1 छोटी कटोरी पतली दाल। सब्जी तो हम थोड़ी सी ही लेते हैं, या फिर किसी किसी को ये लगता है कि इतनी सब्जी ले ली तो मतलब बहुत ही ज्यादा सब्जी खा ली, पता नहीं कितनी ही ज्यादा सब्जी खा ली। तो सब्जी दाल दही को हमेशा बड़ी कटोरी में लिया करिए। गाढ़ा दाल या गाढ़ी दही लिया करिए। रोटी भले ही आप अपनी भूख के अनुसार खाएं, पर बैलेंस जरूर मेंटेन करें। हमें पौष्टिक तत्वों को गिनने की जरूरत है, क्योंकि यही पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे शरीर में जा रहे हैं और उसका असर ही देखने को मिलेगा। तो डायबिटीज को या हार्ट की दिक्कत को या स्वस्थ रहने के लिए किसी को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। हम सभी को पौष्टिक तत्वों को सही मात्रा में अपने शरीर को देना जरूरी है। अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा सब बैलेंस ठीक होने लगता है। सो ये था एक्सचेंज लिस्ट पे। मैंने इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही सिंपल रखा है कि आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सो अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। Yeah, I want to ask. हाँ जी। I'm Dr. Meena Chhabra from Hello, Delhi. Dr. Meena. हाँ जी। Awesome presentation. I'm telling you, I have been practicing diabetes for 25 years, and this is the best presentation. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Meena. Okay, now, Chavi, I have 2-3 questions. One is exchange. You have told quantity versus quantity. Is there something called glycemic index and glycemic load? और क्या चावल 1 रोटी के बराबर आधा कटोरी चावल है तो क्या चावल से फिर भी शुगर तेजी से बढ़ेगी, या अगर 1 रोटी को आधा कटोरी चावल से रिप्लेस किया? ये पर्टिकुलरली मैं जो शुगर के मरीज इंसुलिन लगाते हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो चावल लेते हैं तो क्योंकि उसका जीआई ज्यादा होता है तो फटाफट शुगर बढ़ जाएगी? एक प्रश्न ये है। और एक प्रश्न ये है कि कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, जैसे वो और ये भी कई डाइटिशियंस भी बताते हैं कि आप व्हाइट राइस ना लें, ब्राउन राइस लें। तो डिफरेंट टाइप्स के चावल, क्या उनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स अलग होता है और शुगर की मात्रा अप डाउन कम होगी? एक ये बताएं। और एक ये बताएं कि चावल भिगाकर या मार निकालने से क्या एडवांटेज होता है, या क्योंकि प्राय कुकर में बनाया जाता है आजकल, तो क्या आप रेकमेंड करती हो? और आलू को भी कई लोग कहते हैं कि स्टार्च कम करने के लिए उसे उबाल के पानी फेंक दें, तो इस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में मैं एक चीज, हाँ जी, can you unscreen yourself slideshare? हाँ जी, हाँ जी, so that we are all visible. डॉक्टर मीना, वेलकम। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया आपका ये प्रेजेंटेशन, बहुत ही बढ़िया। नहीं, रियली आपने जो कमेंट दिया ना, शी हैज डन जस्टिस विद द टॉपिक, और टाइम ज्यादा लगा, लेकिन ये देखिए कि एक भी बंदा यहाँ से खसका नहीं है। एवरीबॉडी सो मच इंटरेस्टेड इन द टॉक। वेरी नाइस।
और इतना डिटेल, इतना इलाबोरेट, इतना सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन दिया इन्होंने, और वो भी हिंदी में। हैट्स ऑफ छवि, very nicely presented. No, Chavi, you should make it a national, mission. You should do more and more programs. I will be calling you for my type 1 diabetic patients. मेरे प्रश्नों का जवाब बताओ। पहले तो मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगी कि देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के साथ थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी लगती हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर कभी भी बात नहीं करती, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो हैं वो एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के लिए दिए गए हैं, और कभी भी हम खाना खाते हैं तो हम एक फूड प्रोडक्ट नहीं खाते। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ चावल खा रहे हैं या हम सिर्फ आलू खा रहे हैं। दूसरा, किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लोड चेंज हो जाता है जब हम उसको किसी पर्टिकुलर तरीके से कुक करते हैं, या उसमें प्रोटीन की मात्रा ऐड करते हैं, या उसमें सब्जियों की मात्रा ऐड करते हैं। तो सिंपल लॉजिक जो मैं खुद समझती हूँ, और लेमैन टर्म एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आज तक उस लिस्ट को रट नहीं पाई, क्योंकि रटना मेरे पर्सनालिटी का पार्ट ही नहीं है। मैं बचपन से लेकर आज तक रट नहीं पाती हूँ कोई चीजें, तो मुझे आज तक एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वो लिस्ट नहीं रटी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब मैं नहीं रट पाई तो मैं किसी और व्यक्ति को कहाँ से ये लिस्ट पकड़ा के मैं क्या बोलूं उसको कि ये करो। सो मुझे उस कंसेप्ट में से सिर्फ एक दो चीजें समझ में आती हैं जो मैंने समझी हैं, कि आप किसी भी चीज में फाइबर ऐड कर दो, प्रोटीन ऐड कर दो, यू विल चेंज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। ठीक है। सो अगर हम अनाज की बात करेंगे तो डेफिनेटली चावल, व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, वो एक स्पाइक देगा। इसीलिए 2 रोटी को पूरा चावल से रिप्लेस करने की जगह 1 रोटी खाएं और आधी कटोरी चावल खाएं, तो उससे हम उसकी क्वांटिटी में एक लिमिट कर रहे हैं। दूसरा, सैलेड, वेजिटेबल, दाल, दही को अगर हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हम उसको अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, तो हम उस चावल से होने वाले इफेक्ट को कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर देंगे। तो मतलब हम उसका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस मील का कम कर देंगे। सो ये हमें देखना है कि चावल रूखा ना खाएं, दाल ज्यादा लो, दही लो, सलाद लो, सब्जियां लो और उसको सेटल करो। ब्राउन राइस इज डेफिनेटली बेटर देन व्हाइट राइस, क्योंकि कोई भी अनाज जो छिलके के साथ इस्तेमाल होगा वो ज्यादा पौष्टिक है और ज्यादा बेटर है। उसके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पौष्टिक तत्वों को याद रखिए, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो थाली में अगर हम पौष्टिक तत्व देखते हैं तो हमारा सारा काम हो जाता है, इतना बेसिक है। और दूसरा, चावल है, आलू है, गेहूं है, ये तो है ही कार्बोहाइड्रेट से बने हुए। पानी फेंक कर हम क्या निकाल रहे हैं? तो आइडियली व्हेन वी आर थ्रोइंग वाटर, या हम पानी अगर फेंक रहे हैं तो हम उसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं निकाल रहे, जो ऊपर का चूरा है उसको निकाल रहे हैं। जो चावल टूट जाते हैं, जो चूरा बन जाता है, जो कोटेड है, वो निकाल रहे हैं। आलू के अंदर से कार्बोहाइड्रेट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो उससे बना हुआ है, तो हम कैसे उसको फीचर को चेंज करेंगे? सो हम जब पानी से माड़ निकाल रहे हैं या आलू बॉईल करके कुछ भी हम फेंक रहे हैं, तो आइडियली हम विटामिन मिनरल्स को फेंक रहे हैं। सो इसलिए क्वांटिटी कम करके खाइए, थाली भर के नहीं खाए। और फिर गलत कंसेप्ट, लोगों को क्या लगता है माड़ तो निकाल दी, अब जितना चाहे खा सकते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। आप जितना चाहे नहीं खा सकते, मात्रा लिमिट करिए, पर माड़ मत निकाल रही, क्योंकि उससे कुछ नहीं निकल रहा, उससे सिर्फ विटामिन मिनरल्स वेस्ट हो रहे हैं। सो कुछ भी वेस्ट मत करिए, अपनी थाली में हर चीज को सही मात्रा में रखिए और सब एंजॉय करिए, मॉडरेशन। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ हेल्दी डाइट. Dr. Alok Gupta, if you allow one more question. Yeah, why not? Yes. छवि, बाहर जब हम जाते हैं यूएस में, तो वहां दूध पर ऐसे लिखा होता है 1%, 5%, 10%. आप ये बताओ कि इंडिया में तो 2 प्रकार का दूध होता है, गाय का, भैंस का, और फिर टोन्ड, डबल टोन्ड. तो ये थोड़ा सा बताओ कि व्हाट इज टोन्ड, डबल टोन्ड, एंड व्हाट इज 1%, 5%, 10%. सी, ये जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, ये एक दूसरे से रिप्लेसेबल है. सो ये दोनों ही टेस्ट को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं. सो किसी चीज से जब फैट बहुत अधिक मात्रा में कम किया जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जाता है, और किसी चीज में जब कार्बोहाइड्रेट अलग किया जाता है तो फैट ऐड किया जाता है. ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं. दूध जो 10% है या इंडिया का 6% है, वो फुल क्रीम है. इंडिया का फुल क्रीम है 6%, फॉरेन में 10% है. वहां जो 5% फैट मिल्क है वो लो फैट मिल्क है, जो इंडिया का 3% फैट का होता है, टोन्ड मिल्क. और जो 1% फैट है वो डबल टोन मिल्क में आता है,
वेरी लो फैट, और उससे 0.1% एक होता है स्किम मिल्क। तो अब वो क्या करते हैं कि 10% में से फैट हटाया, 3% बनाया, पतला हो गया थोड़ा दूध, हमें सिर्फ टोन मिल्क तक लेना चाहिए। तो वहां का 5%, यहाँ का 3%। जब हम 1% वाले डबल टोन मिल्क में जाते हैं तो उसमें वो कॉर्नस्टार्च ऐड कर रहे होते हैं। आप कभी बॉईल करोगे वो वाला दूध तो आप देखोगे कि जमता है वो पतीले में, तो मतलब आपने फैट और कम कर दिया पर आप कॉर्नस्टार्च पी रहे हो, तो आपको दूध की क्वालिटी तो सफर हो रही है ना। सो लास्ट ईयर इन प्योर स्टडी ऑल्सो ये सब चीजें हाइप हुई हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट को अननेसेसरी बुरा बताया गया था, तो एक लिमिटेड अमाउंट में हमें फैट चाहिए। तो आई वुड नॉट एडवोकेट कि 6% या फुल क्रीम फैट लीजिए, आई एडवोकेट कि सिर्फ टोन दूध तक लीजिए, डबल टोन्ड या स्किम तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से फिर विटामिन एंड मिनरल लॉस होने लगता है, बिकॉज विटामिन ए, डी, ई, के तो सारे फैट सॉल्युबल है। आपने फैट हटाया तो वो विटामिन भी चले गए दूध से। तो बच्चों को तो फुल क्रीम ही देना चाहिए। Shavi and Dr. Meena, I will like to add one thing. ये जो टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क का कंसेप्ट है, this was developed in India. ये भी आपको बता, आप कभी नेट पे जाके सर्च करना, ये इंडिया का डेवलपमेंट है, and this was done to make milk available to masses. तो आपने फैट निकाला और उसमें स्किम्ड मिल्क, पाउडर्ड मिल्क उसमें मिला करके उसको आपने सिंगल टोन या डबल टोन बना दिया। और डबल टोन मिल्क बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में जो बच्चे थे उनके अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए WHO ने यूज करना शुरू किया था। तो वो बस एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव था उनके लिए। तो नॉर्मल तो जो मैडम ने कहा, छवि जी ने, कि हमको 3% से नीचे फिर मिल्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू आर लूजिंग द न्यूट्रिएंट्स इन दैट। तो ये एक चीज है। और अब मैं थोड़ा सा मैं फिर एक अपना कुछ स्लाइड शेयर करूंगा, कुछ बातें मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा आज के इस विषय में। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं हांगकांग में, अशोक महबूबानी जी ने, उन्होंने मुझको एक ये बड़ा रोचक कंसेप्ट दिया ढोल और भांगड़ा का, रिलेटेड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मैंने उसको पीपीटी फॉर्म में बनाया है और मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज ढोल एंड व्हाट इज भांगड़ा। तो दिस इज ढोल एंड दिस इज भांगड़ा, वी ऑल नो, बट हाउ इज दिस रिलेटेड टू आवर हेल्थ? इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है? देखिए, स्वास्थ्य के साथ संबंध ये है कि जब हमारा पेट ढोल जैसा हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, जो खाते हैं उतना हम खर्च नहीं कर पाते, संचय करते जाते हैं, और हमारे इंडियन पॉपुलेशन में सबसे अधिक संचय हमारे पेट पे ही होता है, तून हमारी सबसे पहले निकलती है। तो ये पेट जब हो जाता है ढोल तो हमें क्या क्या बीमारियां आती हैं? डी से डायबिटीज, एच से हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, ओ से ओबेसिटी मोटापा, एल से लिपिड एबनॉर्मलिटी यानी खून के अंदर वसाओं की अनियमितता, जो कि चर्बी हमारे रक्त वाहिनियों में अंदर जो जमा होती है, खून के नलियों को ब्लॉक करती है, वो समस्याएं। तो ये हो जाता है ढोल। अब लेकिन जहां ढोल आएगा तो ढोल के साथ हमें हमेशा भांगड़ा की याद है। तो अगर ढोल है तो भांगड़ा भी होना चाहिए। तो भांगड़ा क्या है? हमको ढोल का काट क्या निकालना है? बी से हमको अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, हैप्पीनेस, खुश रहने की कला सीखनी है, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है, न्यूट्रिशन हमारा सही होना चाहिए जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज कंट्रोल हमारा रहना चाहिए अगर हम डायबिटिक हैं, रिस्क रिडक्शन हमें करना है, मोटापा कम करना है, स्मोकिंग कम करना है, अल्कोहल कम करना है, टाइम से भोजन लेना है। ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमको घटाने हैं, और बार बार हमको अपनी मॉनिटरिंग करनी है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमको समुचित लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ए से है एब्सटेंस फ्रॉम टोबैको, तंबाकू एकदम छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा भांगड़ा। तो जहां ढोल है वहां भांगड़ा अप्लाई कीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। एक चीज, दूसरी चीज मैं अपने स्लाइड को शेयर कर रहा हूं। तो ये ढोल और भांगड़ा था। अब अगले सेशन में हम फिर एक बार इसी डाइट के ऊपर चर्चा करेंगे, और उस पे ये जो 2 लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसको और कुछ और अन्य बातों को लेते हुए उसको एक कंक्लूड करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैडम छवि जी ने बताया आपको कि आधी थाली आपकी, आधी प्लेट सब्जी से भरी होनी चाहिए। तो वो सब्जी
2 पीस मलाई कोफ्ता के ना हो, शाही पनीर के ना हो, कढ़ाई पनीर के ना हो, कि आप कहिए हम तो सब्जी खा रहे हैं और आधे प्लेट में आपने शाही पनीर और कोरमा और ये सब भर लिया। वो हरी सब्जियां होनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, सैलेड्स होने चाहिए, तब वो आधी प्लेट आपकी सब्जी से भरी मानी जाएगी। और छवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत से लोग दूर दूर से जुड़े, चंडीगढ़ से, नोएडा से, काफी दूर। अच्छा, हमारे बीच में गोरखपुर आरोग्य मंदिर के संचालक और चिकित्सक डॉक्टर विमल जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा, क्योंकि वो नेचुरोपैथी करते हैं, नेचुरोपैथी में डाइट इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपांग है, हवा पानी धूप मिट्टी के अलावा भोजन। तो भोजन पे अगर वो कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे तो वो स्वागत है। आप डॉक्टर विमल कुछ आप अपनी टिप्पणी अगर दें आज के स्टॉक को देखते हुए। डॉक्टर विमल, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? डॉक्टर विमल जुड़े थे मेरे साथ। और किसी के कोई प्रश्न है? हमारे ख्याल से आपने इतना इलाबोरेट लेक्चर दिया है कि कोई प्रश्न होने नहीं चाहिए। मैं इन सारी बातों को एक कुछ चंद कविता की पंक्तियों से समेटना चाहूंगा। जीवन भर खाते रहे, जीवन भर खाते खाते, जीवन भर खाते खाते नहीं है हम अघाते, जीवन भर खाते खाते नहीं है हम अघाते, अभी तो खाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है, बच्चों को सदा हम यही बताते हैं। ये एक बहुत गलत टीचिंग देते हैं बच्चों को बचपन से कि अभी तो खाने की उम्र है। कभी उसको ये नहीं सिखाते कि संतुलित खाने का क्या महत्व है। अभी तो खाने की उम्र है, बच्चों को हम यही है बताते है। या खेलने की भी उम्र है, या खेलने की भी उम्र, हम हैं या भूल जाते, खेलना बंद खाना खाओ, ये खाने की उम्र है। जवानी की दहलीज पर रखते रखते कदम, जीवन शैली जनित रोगों से हम घिर जाते, जवानी की दहलीज पर रखते रखते कदम, जीवन शैली जनित रोगों से हम घिर जाते, सही जीने की कला जो हम सीख जाते, जीवन जाता सवर और टूट जाता मधुमेह का भंवर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सही जीने की कला बचपन से ही अपने परिवार में डालें, बच्चों में डालें। और ये जो डायलॉग है कि अभी तो खाने की उम्र है, तुम्हारी उम्र में तो हम इतना खा जाते थे, ये नहीं बताते कि इस उम्र में हम कितने बीमार हैं। ये एक आधा पोर्शन गायब कर लेते हैं वो। तुम्हारी उम्र में हम इतना खाते थे, ये डंके की चोट पर बच्चों को बार बार डांट बताते। अब मैं हमारे डायबिटीज सेल्फ क्लब की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य डॉक्टर विद्या जी से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करें। और एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस होता है। वो फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस है, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। तो 14 नवंबर को इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाता है। तो इस 14 नवंबर को भी हम लोग सुबह 9 बजे मिलेंगे और विश्व मधुमेह दिवस से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। इंसुलिन कैसे प्रयोग करते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ग्लूकोमीटर का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, इन 2 विषयों पे हम चर्चा कराएंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे जो इस पे चर्चा करेंगे और आप लोगों के जो प्रश्न आएंगे उनके हम उत्तर देंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि 14 नवंबर को सुबह 9 बजे आप हमारे साथ जुड़े, अपने साथ 10 लोगों को और भी जोड़िए, इस अभियान को और आगे तक ले जाइए और बढ़ाइए। अब मैं विद्या जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं विद्या डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के श्री वेदानंद दुबे, प्रदीप तिवारी जी, बेना श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र सिंह जी, आलोक जी और डॉक्टर अभिजीत कर रहे हैं। 2 बजे फ्री होंगे, इसमें यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं। आप सभी के सामंजस्य से आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आज आपका साथ सुखद गुनगुनी धूप का एहसास दिला रहा है और रियली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की वक्ता मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम की डॉक्टर डायबिटिशियन छवि कोहली जी को। और आप यहाँ पर डाइटिशियन है और डायबिटीज एजुकेटर है। आपने इतने सुंदर, आसान और सरल तरीके से चीजों को बताया कि दिल बरबस ही कह रहा है कि आपका जो ये ज्ञान का संगम है, ये यमुना और गंगा दोनों का संगम है।
और रियली यहाँ पर जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता को, जो कि गोरखपुर में मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। और यूं कहा जाए कि हमारा जो ये एसोसिएशन है शायद आपके मोटिवेशन से ही चलता है और आपका इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और यूं कहा जाए तो ये एक तरह से नेशनल वेबिनार है। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, गोरखपुर, तमाम जगहों से लोग, लखनऊ, सब जगहों से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर उमेश चंद्रा, कैप्टन CSP गुप्ता और भाभी जी को जो कि दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर मीना छाबड़ा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर धवन, ब्रिगेडियर डॉक्टर भुवनेश चौधरी जी, भाभी जी, ब्रदर जॉन चंडीगढ़, और हमारे बीच डॉक्टर अनिल जायसवाल जी हैं, प्रमोद देश जी जुड़े हुए हैं, महेंद्र महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं। विमल मोदी जी, डॉक्टर विमल मोदी हैं, डॉक्टर उमेश चंद्रा जी हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सभी को भी काम पर भी जाना है, या यूं कहा जाए छुट्टी का दिन है तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि अब थोड़े फ्री हो। एक एक लोगों का नाम लेना तो संभव नहीं है, यद्यपि दिल तो यही चाह रहा है कि मैं एक एक लोगों का नाम ले करके आप सभी को धन्यवाद दूं। फिलहाल आप सभी को धन्यवाद मैं देती हूँ। इसके साथ साथ एस्का, जिन्होंने की जूम प्लेटफॉर्म को हमें यहाँ पर उपलब्ध कराया है, और इससे जुड़े हुए अंजलि जी हैं और पवन जी हैं, आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद है। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहते हुए कि आज ये आपका साथ जो है वास्तव में बहुत अच्छा रहा। ये हम लोगों का टाइम बहुत ही वैल्यूएबल, आप सबका टाइम वैल्यूएबल है, और जाहिर सी बात है कि प्रयास कोई कितना भी करे, एसोसिएशन कुछ भी कर ले, लेकिन वक्ता भले रहे, एसोसिएशन रहे, श्रोता नहीं रहे तो सब बेकार है। तो इसलिए हमारे जितने भी श्रोता लोग हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, या यूं कहा जाए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। वैसे तो धन्यवाद के बाद कुछ किया नहीं जाता, लेकिन एक चीज छूट गई है, वो है कि हम जब भी डायबिटीज क्लब की मीटिंग करते थे, फिजिकल मीटिंग, तो हमारी मीटिंग का अंत जो है वो एक चुटकुले से होता था, और ज्यादातर चुटकुला सारिका, हमारी टाइप 1 डायबिटिक मेंबर हैं, वो प्रस्तुत करती हैं। तो सारिका जी, आप अपनी चुटकुले से इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद सर। सुनाती हूँ। विदाई के समय दुल्हन के छोटे भाई ने पूछा, भाई पापा दीदी तो रो रही है पर जीजा जी नहीं रो रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा दीदी तो गेट तक ही रोएगी, जीजा जी जिंदगी भर रोएंगे। तो सारिका, तुम्हारे इसी चुटकुले पर उसका अगला हिस्सा ये है, लड़की ने लड़के को ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि लड़के के दांत जब हंसता है तो बाहर निकल आते हैं, लड़के के दांत दिखते हैं, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। तो लड़की के माँ ने समझाया, बेटा शादी कर ले, शादी के बाद दांत नहीं दिखेंगे। हंसेगा ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। वाह वाह। नहीं, मैं आपको जान नहीं। तो इसके साथ हम सब लोग विदा लेते हैं। 14 नवंबर को हम लोग फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे, और उसके लिए आप लोगों को फिर से लिंक जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Alok sir. Thank you, Vidya ma'am. Thank you, Savi ma'am. Thank you. अंजलि जी, now you can close the program. Thank you, sir. भैया आज